क्लास 10 पर्वत प्रदेश में पावस। आपको याद है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था काव्य परिचय और लेखक परिचय। आज मैं आपको काव्य समझाने जा रही हूँ। तो पर्वत प्रदेश है और पर्वत प्रदेश में जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है, तो कैसा परिवेश होता है, लेखक ने ये बताया है इस काव्य में। तो चलिए ध्यान दीजिए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मतलब बरसात का महीना था और स्थान कैसा था, पर्वतीय स्थान था। हर पल यानी पल पल जो प्रकृति है वो अपनी वेशभूषा को बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखला के आकार का जो पर्वत था वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। अपने सहस्र सुमनफार, अपने हजार पुष्प रूपी आँखों से, मतलब पहाड़ों पे हजार पुष्प खिले हुए हैं, वो पुष्प रूपी आँखों से, आंखें बड़े बड़े करके, मतलब आंखें फाड़ करके वो देख रहा है, अवलोक रहा है, बार बार वो देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, अपने आप को, यानी अपना जो महाआकार है वो नीचे के तालाब में अपना महाआकार अपने इस नयन को, यानी कि आंखों को फाड़ कर बड़े कर देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, जहाँ पर्वत खत्म होता है उसके चरणों में जो ताल है यानी कि तालाब है, वो दर्पण सा फैला है विशाल। तो वो तालाब दर्पण के जैसा आभास हो रहा है, बहुत विशाल है, दूर तक फैला हुआ है। उसे देख रहा है कौन? पर्वत अपने आकार को उस तालाब में देख रहा है, वो दर्पण के जैसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है। कवि वर्षा ऋतु में, व्याख्या देखिए, कवि वर्षा ऋतु में पहाड़ों का वर्णन करता हुआ कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र था, वर्षा ऋतु थी, तब पहाड़ जो है छन छन में रूप बदल रहा था और ये दिखाई दे रहा था। पर्वतीय ढाल जो है वो करघनी कमरबंद की तरह सुशोभित हो रही थी और पहाड़ में यत्र तत्र जहाँ तहाँ फूल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पहाड़ जो है वो अपनी हजारों पुष्प रूपी आँखों से देख रहा था। हजारों पुष्प रूपी आँखों से वो देख रहा है, आंखें बड़े बड़े करके वो देख रहा है। पहाड़ के निचले भागों में जल फैला हुआ था जिसका आकार विशाल लग रहा था। तालाब जो है वो बहुत विशाल आकार का था। पहाड़ में जगह जगह पर तालाब दिखाई दे रहा था और उनमें जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो वो दर्पण के समान लग रहा था। सूर्य की किरणें से वो तालाब चमक रहा था, दर्पण के जैसा लग रहा था। गिरि का गौरव गाकर झरझर पर्वत का यशगान कर रहे थे झरने, मद में नस नस उत्तेजित कर। उन झरने का गीत सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। जो झरने हैं जब वो झरते हैं तो वो मोती की लड़ियों के जैसे लगते हैं। गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, और तरुवर जो है यानी पेड़ जो है, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ जो है वो ऊपर आकाश की ओर झांक रहे हैं, देख रहे हैं, झांक रहे हैं नीरव नभ पर, अनुमेष अटल कुछ चिंता पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पेड़ जो है वो कुछ चिंता कर रहे हैं। व्याख्या देखिए आप कैसे लिखेंगे। कवि वर्षा ऋतु में पहाड़ का वर्णन करते हुए कहता है कि पहाड़ों पर जगह जगह झरने दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों का यशगान कर रहे हैं। झरनों की जो झरने की आवाज़ है वो यशगान की तरह लग रही है। झरने इस प्रकार सुशोभित हैं कि मानो मोतियों की लड़ियां लटक रही हैं। पहाड़ों पर जगह जगह विभिन्न प्रकार के पेड़ जो है वो शांत भाव से खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो उनके मन में ऊंची ऊंची कामनाएं भरी हुई हैं, बहुत उच्च आकांक्षाएं हैं उन पेड़ों के मन में। वे वृक्ष बहुत शांत हैं और आकाश की ओर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत चिंतित है। शांत हैं तो इसलिए वो चिंतित लग रहे हैं, अर्थात वे विचार मग्न होकर कुछ सोच रहे हैं। तो ये कवि की कल्पनाएं हैं जो प्रकृति की ओर जब वो देखता है पर्वत प्रदेश में, और पर्वत प्रदेश में जब वो कल्पनाएं कर रहा है तो उसे वो कविता का रूप देकर आपको बता रहा है कि कैसा प्रकृति का परिवेश लग रहा है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो बहुत अधिक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बादल जो है वो धरती पर टूट पड़ा हो और ऐसा लग रहा है कि अचानक ये किसी, ऐसा लग रहा है कि जैसे
आकाश जो है वो ज़मीन पर टूट पड़ा हो, इतनी अधिक बारिश हो रही है, और पेड़ जो है ये ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ जो है ऐसा लग रहा है मानो कि वो धंस गए हो ज़मीन में, वो धंस गए हो, इतने इतने पानी हो गया वहाँ पे। जैसे हम कहते नहीं है पानी बहुत ज़्यादा हो गया, बाढ़ आने की जैसी स्थिति होती है, जब बहुत अधिक पानी हो जाता है तो काफ़ी हद तक पानी में जो पेड़ का निचला हिस्सा है वो डूबा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि पेड़ जो है वो धंस गए हैं इन ज़मीन पे, और तालाब के ऊपर बादल जो है वो पंख अपने फड़फड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बादल जो है बिल्कुल तालाब के ऊपर आ गए हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब में आग लग गई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब वो धुआं है, वो धुएं की तरह वो उड़ रहा है। धस गए हैं धरा में सभे शाल, मैंने भी कहा ना पेड़ जो है वो धसे हुए लग रहे हैं। उठ रहा धुआं, ऐसा लग रहा है कि धुआं उठ रहा है। जल गया तालाब जैसे लगता है कि जल रहा हो। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ये बारिश देखकर ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव जो है वो एक जादूगरी कर रहे हैं, है ना। इस बादल पर वो उड़ रहे हैं और जादू कर रहे हैं। व्याख्या देखिए कैसे लिखनी है आपको। वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों का वर्णन करते हुए सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि जब आकाश में विशालकाय बादल, बहुत बड़े बड़े बादल उमड़ रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पहाड़ आकाश में उड़कर अपने बादल रूपी पंख को फड़फड़ा रहा है, और जगह जगह पर झरनों की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। बादल इस प्रकार बरस रहे हैं मानो आकाश जो है वो जमीन पर टूट पड़ा है, उससे जमीन पर साल के पेड़ धंस गए हैं, और तालाब के ऊपर बादल जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो तालाब जल रहा है, तालाब में आग लग गई है, और उसी का धुआं जो है आसमान में छाया हुआ है बादल के रूप में। ये सारी कवि की कल्पनाएं हैं कि वर्षा का देवता जो है बादल रूपी विमान गाड़ी में घूम घूम करके जादूगरी का खेल खेल रहा है। इंद्रदेव इस बादल को अपना विमान यानी कि गाड़ी बनाए हुए हैं, और इसमें वो घूम कर ये जादूगरी का खेल खेलते हुए नजर आ रहे। तो पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश कैसा होता है ये काव्य में बताया गया है। इसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसके प्रश्नोत्तर को भी अच्छे से समझ पाएँ। इसके प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। आप इस वीडियो में इस व्याख्या को, कविता को अच्छी तरह से समझ लीजिए। काव्य आपके अगले टर्म यानी कि वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। धन्यवाद। क्लास 10।